चैप्टर्स है, तो उसमें पीरियोडिक टेबल है। और वैसे भी जब फाइनल राउंड आता है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में। तो जनरल आइडियाज ले लो कि पीरियोडिक टेबल में हमें करना क्या है। ध्यान से सुनना और समझना बच्चे। सबसे पहले इसमें ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड बताएंगे, और बाद में जाकर ये काम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है जी, हमारा काम शुरू हो गया बच्चे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में वैसे तो आपको पता ही है कि 7 आपके पास पीरियड्स हैं, बहुत पुरानी बातें जो आपने पढ़ी हुई है छोटी छोटी क्लासेस से। ठीक है, 7 पीरियड्स हैं, और टोटल जो ग्रुप्स का नंबर है वो आपके पास है 80। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन हो मेरे को रोक लेना। और बाकी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन कर ही लिए होंगे। ठीक है, 7 आपके पास पीरियड्स हैं, 18 आपके पास ग्रुप्स हैं। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में से ग्रुप का जो पुराना वाला स्टाइल है, मेडली वाला स्टाइल है, उसमें हम लोग रोमन में लिखते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, बी। ठीक है, लेकिन जो नया वाला स्टाइल है IUPAC वाला, उसमें बड़ा सिंपल सा सिस्टम कर दिया हम लोगों ने। क्लियर? वो क्या है? 1 to कंटिन्यूअसली 80, 1 से 18 तक लगातार चलो, 1 से 18 तक लगातार चलो। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा और अंदर घुसना चाहते हो चीजों में, तो पता है क्या चल रहा है। पीरियोडिक टेबल को कभी देखना फर्स्ट डे, सेकंड डे, जो पूरा के पूरा एस ब्लॉक है। ओके, उसके इमीडिएट बाद पता है कौन शुरू हो गया? थर्ड बी। कंटिन्यूअसली चलते 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 एंड में फर्स्ट बी और सेकंड बी आ गए। फर्स्ट बी में कोइनस मेटल्स आपको शायद पता हो, कॉपर, AgA, चांदी का और तांबे का और सोने का, 3 मेटल्स है। कॉइन्स बनते थे पुराने टाइम पे, आजकल भी बनते हैं। कोइनस मेटल बोलते हैं। अब यहाँ फर्स्ट ये पूरे के पूरे शायद आपको पता हो डी ब्लॉक है। एक पीरियोडिक का जनरल सा एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे दिमाग के अंदर। वैसे तो सीधे हमने टाइप करना था, पीरियोडिक टेबल गूगल से उठाकर आपके सामने रख देते, लेकिन ठीक है, इस तरीके से सीख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड कहां से हुआ? जैसे ये सेकंड ए था ना बच्चे, या थर्ड ए कंटिन्यूअसली चलते 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 8th ए आ गया। 8th ए मतलब कौन सी गैसेस आ गई? नोबल गैसेस। ठीक है बच्चे, नोबल गैसेस। 6 ग्रुप ये वाले जिनको बच्चे जानते हैं क्या बोलना है, पी ग्रुप। क्लियर है? जिनको आपने क्या बोलना है, पी ग्रुप। अब हमें देखना और समझना क्या था? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, 8th ऐसा ग्रुप था जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बात समझना, केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ी हुई है। क्लियर? उसमें हमने सीखा था पुराने वाले साइंटिस्ट की नेटवर्क 8 से ऊपर जाता ही नहीं था, बस 8 पे आके उनके ब्रेक लग जाते थे, वहीं बस रुक जाते थे। तो 8th के बाद वापस कौन आ गया? फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और लास्ट कौन लिखा हुआ है? 8th ए। ठीक है, थोड़ा सा पेज इधर कर देता हूं, अब इसको रब करके वापस लिख देता हूं। लो जी, तो 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए, और लास्ट कौन हुआ बच्चे? 8th ए। अब एक बार चेक कर लें, IUPAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो IUPAC का काम बड़ा आसान हो गया। स्टार्ट के 2 ग्रुप एस, अगले पूरे के पूरे 10 ग्रुप बी, अगले पूरे 6 ग्रुप कौन है? आपको जिसका नामो निशान या नहीं दिख रहा होगा वो कौन है जी? वो है एफ ग्रुप। कहीं दिख नहीं रहा? तो थर्ड बी के लेंथेनम के बाद, एक्टिनम के बाद, 57 के बाद, 89 के बाद क्या रख दिया? 58 to 71 लेंथेनोइड्स। पूरे चैप्टर है बच्चे, बड़े बड़े चैप्टर है हमारे पास। 90 से 103 तक एक्टिनोइड्स। तो कोई मेरे से पूछेगा ना कि ये जो आपके एफ ब्लॉक है ये कौन से ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो मेरा आंसर बड़ा परफेक्टली होगा, या तो मैं रोमन में थर्ड बी बोल दूंगा या मैं IUPAC का थर्ड बोल दूंगा।
कोई मुझसे पूछेगा लेंथेनोइड एक्टिनोइड कौन से ग्रुप के मेंबर है, या तो मैं थर्ड आईयूपीएसी का ग्रुप बोल दूंगा, या मैं रोमन वाला मेंडलीव वाला थर्ड बी बोल दूंगा। क्यों जी? अरे क्या हो गया, ठंड लग रही है? वो सबको लगेगी नहीं, आगे बढ़े। सभी के बॉडी टेम्परेचर 37 होना चाहिए, और अगर उससे कम जा रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है आपके अंदर, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर चल रहा है भाई। मैंने आपको ग्रुप और पीरियड का आइडेंटिफिकेशन की बात की। अब मैं सबसे पहले आपको पीरियड आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं। तो मैं इसमें बोलूंगा कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं फिर कह रहा हूं कि ये काम हम कर तो रहे हैं, लेकिन इस काम की वैसे कोई नीड खास होती नहीं है। राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे जी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद चेक द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, चेक द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, क्वांटम नंबर। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6 लिखा, 3s1 लिखा। कोई बता पाएगा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3। ठीक है, तो जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बस वही उसका कौन है, पीरियड है। तो कोई पूछ लेगा कि इस एलिमेंट का पीरियड बताओ, तो आप क्या बताओगे? ये थर्ड पीरियड। पीरियड मतलब समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। पीरियड समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल। पीरियोडिक टेबल नाम तो सुनो, पीरियोडिक टेबल का नाम तो सुनो, पीरियोडिक टेबल। ऐसा ना करो यार, पीरियोडिक टेबल नाम तो सबसे नहीं सुना हुआ है, वो जो सब्जी वाला है उसने भी सुना हुआ है बाहर। हाँ भाई 1s2, 2s2, p6, 3s1 थर्ड पीरियड का मेंबर है। तो आप अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा जवाब देना। सुनो भाई, ये मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आर्यन गुलेरिया अपने ये आर्यन गुलेरिया, जहां से आवाज मुझे आ रही है अपने आप को म्यूट कर लो। ये बच्चा नया है कि क्लास में आज? आर्यन गुलेरिया, चलो जितने बच्चे मेरे को सुन रहे थे कोई बता सकते हैं इसका पीरियड कौन सा है? सिंपल हो गया काम, ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, तीसरी बात कर तो रहे हैं लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद ही बाद में नेग्लिजिबल कर दोगे, कैसे टाइम पास किया इसके अंदर। लेकिन क्या करें, आपकी आरपीएस के क्वेश्चन अभी इससे सोल्व होंगे, सीधे हो नहीं सकते क्योंकि अभी एस नहीं पढ़ा, बी नहीं पढ़ा, डी नहीं पढ़ा, एफ नहीं पढ़ा। तो अब मैं ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, तुम देखते समझ जाओगे ग्रुप में करना क्या। मुझे ध्यान से सुनना, इसमें तुमने करना क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे नजर मारनी है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही लिखना पड़ेगा, उसके बगैर काम तुम्हारा बनने वाला नहीं है। आर्यन वाली ठंड मेरे यहां पहुंच गई। हाँ जी, ग्रुप आइडेंटिफाई करना है तो राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। 5-7 मिनट ध्यान से सुन लो बच्चे, बीच में प्लीज ध्यान इधर उधर मत करना, क्योंकि नुकसान तो आप ही का होना है किसी भी एंड पे देख, चाहे पैसे का हो, चाहे टाइम का हो, चाहे सिलेक्शन होने नहीं होने का हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मान लो मैंने 1s2, 2s2, 2p1 लिख दिया। ओके, आपको आउटर सबशेल चेक करना है। क्लियर? आपको क्या करना है, चेक द आउटर मोस्ट सबशेल या ऑर्बिटल मान लो। बच्चे सारे वर्ड्स अब आपको अच्छी तरह से, मैं तो कहता हूं आप लकी बंदे हो सारे के सारे, सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद तो काम ही हमारा बड़ा आसान हो जाता है। तो पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत देर से होता है। अब तो आपने केमिकल बॉन्डिंग वेरी गुड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी गुड चैप्टर, पीरियोडिक टेबल सो कुछ ज्यादा अच्छा चैप्टर नहीं, लेकिन चलो ठीक है, ये सपोर्टिव हो जाएगा हमें आगे काम करने में। तो जब आपने आउटर मोस्ट का ऑर्बिटल चेक किया, वो कौन है बच्चे? p। अभी मैं जवाब नहीं दे रहा, अभी और लिख रहा हूं। फिर मैंने लिखा 1s2, 2s2, p6, 3s2,
या 3s1 जो भी लिखना था। मैंने कहा आउटर मोस्ट चेक करो, तो बच्चों ने जवाब दिया सर एस। बस यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर? तो ये पी ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में भी कौन सा, ध्यान से सुना बच्चे, पी ब्लॉक में भी कौन सा, पी ब्लॉक में भी कौन सा आपके पास ग्रुप है, तो आंसर दूंगा एस और पी का सम कर लो, सम ऑफ एस प्लस पी इलेक्ट्रॉन्स। और कोई बच्चा अगर थोड़ा सा 2 महीने बाद उससे क्वेश्चन करूंगा, वो बोलेगा सर क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हो, बोरोन ऐसा पता चल गया पी ब्लॉक एलिमेंट है 13 ग्रुप है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम टेलियम। आज की डेट में ऐसे ही समझाना पड़ेगा मुझे, ये मानकर कि आपको मेरी तरफ से सब कुछ मिलना चाहिए, आपको कुछ नहीं आता है। क्लियर? तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स का सम किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 हो गए। रोमन में बोलना है तो ये थर्ड ए का हो गया, और अगर आईयूपीएसी में बोलना है तो ये 13th हो गया। ऊपर बताया था अभी, अगर आपको देखना हो तो आ जाओ वापस। थर्ड ए का कौन सा, थर्ड ए का कौन सा आईयूपीएक्स ग्रुप है, 13th। कुछ बुक्स लिखती है 10 ऐड कर दो, मैंने कहा नीड ही नहीं है, सिंपल समझ लो थर्ड ए मतलब 30। अब इसको फिर चेक करो, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस में। जब एस में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो बड़ी सिंपल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, इसलिए बोल रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा हो तो सम ऑफ एस एंड पी होना चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन लास्ट एस में एंटर कर रहा हो तो उससे पहले डी एब्सेंट हो, जस्ट बिफोर दैट डी एब्सेंट हो। तो ये सेकंड ए का या आईयूपीएसी के सेकंड ग्रुप का मेंबर हो गया। एक और कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, सारी पोल खुल जाएगी सब चीजों की। यहां ए आर लिख दिया, यहां मैंने 3d10 4s1 लिख दिया। मैंने कहा चेक करो आउटर मोस्ट सबशेल या ऑर्बिटल कौन है, बच्चों ने चेक करके मुझे 4s बता दिया। और मैंने कहा इससे पहले चेक करो डी है कि नहीं है, आपने कहा डी यहां मेरे को दिख गया, तो इसका मतलब अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट वालों में पुराना जो सिस्टम है कौन सा वाला, मेंडली वाला, उसके लिए हमने क्या लगा रखा है, कैपिटल बी। और कौन सा हो गया जी, फर्स्ट कैपिटल बी। अगर वैसे करना चाहते तो कौन सा ग्रुप हो गया, 11वां ग्रुप, दुनिया का सबसे आसान था। इसको मैं 2 बार रिवाइज करूंगा, 2 टाइम्स, वापस सुनना। सिंपल सी बात है, पीरियड आइडेंटिफाई करना आ गया, पीरियड आइडेंटिफाई करना आ गया, बस मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो, वो उसका पीरियड है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो, वो उसका पीरियड है। दूसरी बात, मुझे कोई कह रहा है कि कोई एलिमेंट लिखकर उसका मुझे ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, मैंने चेक द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कहते सर पी में है, तो मैंने कहा एस और पी को जोड़ के आंसर दे दो। कहते सर एस में है, तो मैंने कहा उससे पहले डी चेक कर लो, डी नहीं है तो फर्स्ट ए सेकंड ए का मेंबर है, ओनली एस इलेक्ट्रॉन बोलने पड़ेंगे। अगर डी नहीं है ओनली एस इलेक्ट्रॉन, और अगर उससे पहले डी है तो डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स का सम कर लो, बस इतनी सी कहानी है। डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स का सम 11, डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स का सम 8, डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स का सम 5, डी और एस के इलेक्ट्रॉन का सम 4, 3, कुछ भी हो सकता है। मान लो ए आर लिख दिया आपने, या 3d14s1 लिख दिया, 4s मेरी गलती, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो बी होगा। इनका सम कितना आ रहा है, थर्ड, तो थर्ड ग्रुप का मेंबर है, यहाँ आ रहा है 4, फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, यहाँ आ रहा है 5 ग्रुप का मेंबर है, यहाँ आ रहा है 6 का मेंबर है, यहाँ आ रहा है 7 ग्रुप का मेंबर है, यहाँ आ रहा है 8 ग्रुप का मेंबर है। बस एस से पहले डी होना चाहिए। ये एक बार रिवीजन हुआ, दूसरी बार फिर कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आया तो भी अच्छी बात, नहीं आया तो आप समझ लेना। सबसे पहले चेक करो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, कहते सर पी के अंदर, मैंने वेरी गुड, इसका मतलब एस और पी जोड़ो, आंसर दो। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किसमें किया, एस में, उससे पहले डी चेक कर लेना है कि नहीं है। सर डी नहीं है तो पक्का एस के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन से आंसर आ जाएगा, अगर उससे पहले डी है तो डी और एस के सम से आंसर आएगा। इतनी सी कहानी है। और सर कोई एफ के लिए तो एक ही बात फिक्स है, अभी बताई थी आपने, अगर सुनी हो तो, एफ ब्लॉक एलिमेंट परमानेंटली थर्ड बी या फिर थर्ड ग्रुप से जुड़ गए परमानेंटली। बस कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा, उसका कोई ग्रुप पूछेगा तो टेंशन नहीं लेना, उसका ग्रुप सिर्फ एक ही बोलना है आपने, थर्ड थर्ड थर्ड। कोई पूछेगा सर अगर मुझे 58, 59, 50, 60, 61 किसी भी एलिमेंट का नाम आ जाए, आंसर इज ऑलवेज थर्ड बी, थर्ड बी, थर्ड, ये जवाब देते रहो। बस कंफ्यूजन हो तो रिवीजन कर सकता हूं, वैसे इतनी नीड है नहीं तो आगे चलते हैं।
चलो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हो सकता है समझ में आ गया, हो सकता है समझ में ना आया, क्योंकि मैंने इसको 3-4 बार समझाने की कोशिश की है। चलो वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं IUPAC नेमिंग। ऑफ एलिमेंट्स विच हैव Z ग्रेटर देन 100। ठीक है जी, 100 तक तो जो चल रहा था, अब 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स की आर्बिक नेमिंग करनी है। तो उसके लिए एक सिस्टम मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 को उन्होंने बोल दिया UN, 2 को बोल दिया उन्होंने बाय, 3 को बोल दिया ट्राई, 4 को बोल दिया QUAD। अगर आप इसको टेट्रा बोलते ना तो पहला लेटर मैच कर जाना था इसका। इसको बोल दिया आप लोगों ने पेंट, इसको बोल दिया आपने हेक्स, इसको सेप्ट सेप्ट सेप्ट, इसको हेप्ट बोल देते ना तो सेप्ट का पहला लेटर मैच कर जाना था। और ये लिख दिया गया है। क्लियर है? 0 लिखना भूल गया मैं, 0 को लिखते नील। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, किसी भी आर्बिक नेम में 3 वर्ड्स रखने हैं। ठीक है, और जो लास्ट वर्ड होएगा ना, लास्ट वर्ड, जो लास्ट वाला वर्ड होएगा बच्चे, जो लास्ट वाला वर्ड होएगा वहां आपने एक सफिक्स ऐड करना है। वो सफिक्स है IUM। 3 वर्ड्स होंगे। जैसे 101 है तो 1 को क्या बोल दिया आपने, अन, 0 को क्या बोल दिया, नील, 1 को फिर बोल दिया अन, और सफिक्स बोल दिया IUM। तो एग्जैक्ट नेम क्या हो गया, अन नील अनियम, UNU। अब जैसे 118 नंबर एलिमेंट है जो नोबेल गैस है, जो 118 नंबर गैस है वो आपके पास नोबेल गैस है, तो अन ओक्टियम। 126 बताओ कोई, ठीक है भाई, हेक्सियम, हेक्सियम IUM। 117 UUS, अनसेप्टियम। ठीक है जी, 100 से ऊपर वालों का आर्बिक नेमिंग सिस्टम 3 वर्ड्स का होएगा। जो लास्ट वर्ड होएगा उसके साथ एक सफिक्स लगाना है आपने IUM। यहां ना एक पीरियोडिक टेबल करते हुए आपको एक बहुत बढ़िया सी बात मिलती है जिसको बोलते हैं मैजिक नंबर्स। कभी सुने हो आप लोगों ने मैजिक नंबर्स? 2 डबल 8 डबल 18 डबल 32 मैजिक नंबर्स है। इससे पता क्या होता है, किसी ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाता है। दीस आर द मैजिक नंबर्स। मान लो आप हीलियम लेके चल रहे हो, ये 2 नंबर पे है, तो इसमें 8 ऐड कर देना, तो पता क्या होएगा, नियोन है ना 10 नंबर वाला, उसमें फिर 8 ऐड कर देना, AR बन जाना 18 नंबर वाला। उसके बाद फिर 18 ऐड कर देना, क्लियर? 18 में 18 ऐड कर देना, यहाँ पर 36 वाला क्रिप्टन बन जाना है। उसके बाद जिनोन बन जाना है। उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन बन जाना है 86 वाला। उसके नीचे UUO 118 नंबर वाला। अब आप चेक करना चाहते हो तो मैं आपको स्पेशल मार्क करके बताऊंगा। यहाँ 8 ऐड किया, ठीक है, इस जगह पे फिर 8 ऐड किया, इस जगह पे 18 ऐड किया, इस पे फिर 18 ऐड किया, या 32 ऐड किया, या 32 ऐड किया। 8 8 18 18 32 32। ये मैजिक नंबर की हेल्प से आप अगले पिछले एलिमेंट का नंबर पता कर सकते हैं। कई बार होते हैं ना बच्चों को 31 से 30 तक का नंबर याद है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और उसको 42 याद नहीं है। कुछ नहीं, 42 में से 18 घटा लेना। 42 में से 18 घटाते 24 आ जाएगा। 24 नंबर पे क्रोमियम है तो 42 वाले का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और उसका लोकेशन पता चल सकती है आपको। तो मैजिक नंबर का यूज अगर आपको पता चला हो, जैसे मैं एक और ट्रायल ले लेता हूं, हो सकता है आप समझ जाओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसके नीचे जगह खाली है। इसका 3 नंबर, ये तो सबको पता होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी किया था। इसमें 8 ऐड करना, क्या बन जाएगा 11। 8 ऐड करना, क्या बन जाएगा 19। फिर 18 ऐड करना 37। फिर उसके बाद 18 ऐड करना 55। फिर ऐड करना 32।
क्लियर? 87। हे महान जनता, आपको कुछ पता चला मैंने क्या किया? ठीक है ना? तो मैजिक नंबर्स का हमें ये फायदा हो सकता है कि आपको आगे पीछे के एलिमेंट्स पता चल सकते हैं। जैसे कई बार पूछता है 126 की लोकेशन पता करो, तो 126 तो 8वें ग्रुप में चला गया। सोच के देखो, क्योंकि 118 पे 7वें ग्रुप की एंडिंग है, 7वां ग्रुप 118 पे एंडिंग है। देखो ना, हीलियम पहले ग्रुप का मेंबर, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन एंड यूयू, ये 7th ग्रुप का एंड है, ये 7th ग्रुप का एंड है। तो अगर कोई 119 नंबर एलिमेंट भी बोलेगा तो 8वें ग्रुप में होएगा ना। मतलब इतना एप्टीट्यूड तुम लगा सकते हैं। 120 नंबर, 130 नंबर, ये जितने भी होंगे 118 में 32 ऐड करके उसके बाद जो होंगे वो 9वें ग्रुप में चले जाएंगे। एक हाइपोथेटिकल सी बात है, अभी 18वां ग्रुप जो 7वां पीरियड है ना बच्चे, वो भी परफेक्टली कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि 126 कौन से पीरियड में होएगा, तो आप बोलो 118 तो 7वें पीरियड पे खत्म हो रहा है। 118 तो इसके बाद 119, 120, 121, 122, क्लियर? ये सब जो होंगे ये 8th पीरियड में। जनरल अप्रोच वैसे ही फालतू की मगजमारी, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो हम सोल्व कर लें। आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो 120 फर्स्ट डे का मैम या सेकंड डे का डी ब्लॉक का? 120 क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं सोचते हो या सोचना नहीं चाहते? 120 में से घटाओ 32, नहीं घटाना तो 120 की लोकेशन देखो 119 के बाद इमीडिएट सेकंड ए का जवाब आपने देना था। चलो नेक्स्ट मेरे पास है रेडियस। अब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ आ गया हूं, और बात को समझना भाई। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कोवलेंट रेडियस की, जिसके आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। फिर मैं आपसे बात करूंगा मेटेलिक रेडियस की, अभी एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द वैन डर वाल्स रेडियस की, जिसकी फोटोज देख देख के आप समझ जाओगे। सब में कॉमन बात आपने लिखनी है कि रेडियस की डेफिनेशन क्या है। तीनों में कॉमन बात लिखनी है, क्या? हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन, आगे जो आएगा वो चेक कर लेंगे। तीनों में एक बात तो आपने लिखनी है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन। अब सबसे पहले कोवलेंट चेक करें। सारे बच्चे समझदार है, चाहे हाइड्रोजन लिख लो, चाहे हीलियम लिख लो, सॉरी चाहे आप लोग क्लोरीन लिख लो, फ्लोरीन लिख लो, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन डायरेक्टली बॉन्डेड, लाइन पूरी करें कोवलेंट की, डायरेक्टली बॉन्डेड, डायरेक्टली बॉन्डेड, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स। वो थोड़ा सा और ऐड करना था मुझे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स। तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स के बीच में मुझे कोवलेंट रेडियस निकालनी थी, तो मैंने सबसे पहले डी डिस्टेंस के आपको क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। ऐसे लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मान लो ये ए है, ये भी ए है, तो डिस्टेंस ऑफ ए करके बाय 2 कर दिया। मान लो ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस मुझे याद है 198 पिकोमीटर है। क्या मुझे कोई बता पाएगा क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस क्या हुआ? ठीक है, तो आप एक्जेक्टली बात को समझ गए ना कि कोवलेंट रेडियस क्या हुई। कोवलेंट रेडियस मेरे पास हो गई है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन टू
कार्बन कार्बन, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग हमने की थी 154। तो कोई बताएगा कार्बन का कोवलेंट रेडियस 154/2 77 pm, ये 99 pm। बात डेटा थोड़ी रटवाना है यार, आपको समझाना है कि कोवलेंट रेडियस एग्जैक्टली है क्या। अच्छे बात सुनो, सॉलिड चैप्टर तुमने पढ़ा था अपनी 12वीं क्लास में? सच सच बताना मेरे को। हाँ ना मैं पूछूंगा, पूछूंगा, कुछ नहीं, घबराओ मत, हाँ ना में जवाब देना है बस। कुछ बच्चे जानबूझ के नहीं बोलते कि पूछ लेगा तो मारे जाएंगे, वैसे पूछना, मैंने कुछ नहीं पूछना आपसे, पूछना मैं सॉलिड पढ़ा था कि नहीं, यस और नो। इसमें भी साफ है, अरे इसमें तो हानो में जवाब दे सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट पूछ रहा हूं यार। हाँ, तो यहां मेटल 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 दो तरीके थे, या तो वो स्क्वायर प्लेनर में अरेंजमेंट में जाता, या वो के अंदर हेक्सागोनल लैटिस में जाता। इसके अलावा 2D अरेंजमेंट कुछ नहीं थी उसके पास, या तो स्क्वायर लैटिस में हो या वो किसमें हो, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस में हो। इसके अलावा उसके पास कोई अरेंजमेंट नहीं थी, बस ये दो ही अरेंजमेंट थे। लेकिन आप सोचो ओवरलैप थोड़ी है ये, जबकि कोवलेंट रेडियस कैसी थी बच्चे, ओवरलैप्ड। कोवलेंट रेडियस कैसी थी, ओवरलैप्ड, जबकि मेटालिक रेडियस ओवरलैप थोड़ी है। मान लो यहाँ सोडियम 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 है, सीजियम 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 है, यहाँ आयरन 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 है, कुछ भी है, ओवरलैप थोड़ी है। तो जिस बात को तुम हाईलाइट और अंडरलाइन करके लिखोगे, क्लियर, मेटालिक बॉन्ड के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो अब आप क्या बोलने वाले हो, वो फिक्स लाइन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियस, हाफ ऑफ द, कंप्लीट करें लाइन को, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स इन द मेटालिक लैटिस। तो आपने इसको क्या बोल दिया है, इट इज नोन एज द, कोवलेंट के बाद मेटालिक रेडियस, कोवलेंट के बाद क्रिस्टल रेडियस। अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी है। जो 11वीं 12वीं ने आपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन मिस किया, उसको हम लोगों ने आपको ऑफर किया है कि आप हमसे कम्युनिकेशन करो, मैक्सिमम करो। एक बार गलत, दो बार गलत, तीन बार गलत, चार बार गलत, कोई चक्कर नहीं है, पांचवी बार अपने आप सही बोल दोगे। सबको एक खास बात समझ में आई कि मेटालिक रेडियस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं है, जबकि कोवलेंट रेडियस के अंदर ओवरलैपिंग है। चलो जी, अब मैं वैन-डेर-वाल्स रेडियस की बात कर रहा हूं, अब मैं वैन-डेर-वाल्स रेडियस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भी। यहां मैंने क्या किया, ये क्लोरीन मोलिक्यूल है और ये भी क्लोरीन मोलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन मोलिक्यूल है और ये भी क्लोरीन मोलिक्यूल है, दोनों क्लोरीन मोलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, दोनों क्लोरीन मोलिक्यूल है। अब ये तो इसकी कोवलेंट रेडियस है, ये इसकी कोवलेंट रेडियस है, और ये एक दूसरे से क्लोजेस्ट अप्रोच पे, मान के चलो क्लोजेस्ट है तो फिर सॉलिड फॉर्म होगी। अगर किसी भी मोलिक्यूल का वैन-डेर-वाल्स रेडियस जनरली नोबेल गैसेस में काउंट होगी या फिर इनके अंदर कैलकुलेट होगी इन द मोलिक्यूल्स, ये एटम्स का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी है, या तो नोबेल गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो बात मैं कह रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, वैन-डेर-वाल्स रेडियस या तो मोलिक्यूल्स में कैलकुलेट होगी या नोबेल गैसेस में कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, क्लोरीन के दो मोलिक्यूल क्लोजेस्ट अप्रोच पे, तो क्लोजेस्ट वर्ड बोल दिया, क्लोजेस्ट अप्रोच बोल दिया, क्लोजेस्ट, तो मतलब किस फॉर्म में आ गए, सॉलिड। तो अब मैंने क्या बोलना है, इस डेफिनेशन को कैरी फॉरवर्ड, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ टू डिफरेंट
atoms, two nucleus of two different atoms in two closest molecules. अब वापस सुने, ये हाफ है, हाँ जी है, ऑफ द डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस भाई, दो न्यूक्लियस की, और कौन से दो न्यूक्लियस की, दो डिफरेंट एटम्स के, कहां पर, दो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल, ये दो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल है। अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको बता सकता हूं ये कौन सी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये वाली, ये न्यूक्लियस है, दो एटम्स, कौन से एटम, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, दो डिफरेंट एटम है, वो भी दो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी होगी इसके अंदर? क्लियर है? तो यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेडियस। तो डिफरेंट रेडियस मेरे पास कौन कौन सी है, वैन मेटालिक, फिर कौन है, कोवलेंट। ये एक सिंपल सा कोड बन गया वीएमसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट रेडियस का एक कोड बन गया वीएमसी। याद रखना बच्चे इसको, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाई द वैन डेर वाल्स इज हाईएस्ट, क्योंकि यहां क्लोजेस्ट अप्रोच है, और मेटालिक क्योंकि यहां बिल्कुल नियर, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हुए बस, और कोवलेंट रेडियस सबसे कम क्यों है, आप ही लोगों ने बताया, क्योंकि यहां ओवरलैप है। क्यों भाई, वैन डेर वाल्स मेटालिक कोवलेंट, वैन डेर वाल्स मेटालिक कोवलेंट, व्हाई द वैन डेर वाल्स इज हाईएस्ट, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है, ओवरलैप नहीं है। मेटालिक क्योंकि क्लोज आ गया, ये तो है ही सॉलिड, बाय डिफॉल्ट सॉलिड, और कोवलेंट में ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैप वाली रेडियस सबसे कम हो जाएगी। आगे बढ़ो, नाउ लिसन केयरफुली अबाउट द आयोनिक रेडियस। कल एक बच्चे का क्वेश्चन आ रखा था, और फिर आप ही के बैच में से क्वेश्चन आया होगा, वो रेडियस पे था, तो मैंने जवाब दिया नहीं कल, मैं तो क्लास में जवाब दूंगा इसको समझाते हुए। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस बच्चे दो टाइप की है, एक केटायनिक, आप समझदार हो, चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम था फजांस, वहां केटायन एनायन दोनों समझा रखे थे, ठीक है। एक केटायनिक रेडियस, एक एनायनिक रेडियस, क्योंकि बात, तो केटायनिक रेडियस के बारे में बात कर ले। हुआ क्या, मान लो सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, और यहां क्लोरीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया है, तो जब सोडियम से सोडियम प्लस बना, क्लोरीन से क्लोराइड बना, तो मुझे जो बात आपके दिमाग में डालनी है, आयनिक रेडियस में जो केटायनिक रेडियस है वो ऑलवेज अपने पेरेंट एटम से कम हुई, जबकि अगर मैं आपसे बात करूं एनायन की जो रेडियस है, आप तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हो, मैं बताता हूं कैसे डील करना है इसको। जो एनायन की रेडियस है वो अपने पेरेंट के कंपैरिजन में लार्जर होगी। किसी को रेडियस समझाना हो तो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता जो मैं बोर्ड पे आपको बता रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो रेडियस बढ़ेगी, और अगर कहीं भी जेड, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर वो बढ़ जाए तो रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे भाई न्यूक्लियस का अगर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस 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 मतलब पॉजिटिवली चार्ज, अगर उसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले मेरी बात को सुनो, यहां पर सोडियम से सोडियम प्लस बना, सोडियम से सोडियम प्लस बना, इलेक्ट्रॉन यहां कितने थे 11, या इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, घट गए, तो ये कम तो रेडियस भी कम। दूसरा दूसरा दूसरा, यहाँ प्रोटॉन क्या थे 11, यहाँ प्रोटॉन क्या है 11, प्रोटॉन में तो कोई चेंज हुआ ना, लेकिन अब न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है। एक बच्चा पहले ना न्यूक्लियर चार्ज बोला करता था, मैंने इसको मना किया कि न्यूक्लियर चार्ज मत बोलो, इसको क्या बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या हो गया, बढ़ गया, इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, नेट अट्रैक्शन फोर्स। तो बच्चे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 11 प्रोटॉन 11, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है, श्योर सेकंड वाले में। तो जहां ईएनसी बढ़ गया,
ईएनसी बढ़ गया, बस साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब अगर आप मुझे क्लोरीन का एग्जांपल समझाने के लिए बोलो, मैं क्लोरीन लिखूंगा, यहां इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूंगा, क्लियर। तो मुझसे भी पूछेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन द क्लोरीन, 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोराइड, 18। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही साइज बढ़ गया, क्लियर ना। और इसी बात को अगर मैं आपसे ईएनसी की लाइनों में बुलवाऊं, तो प्रोटॉन तो दोनों में 17-17 ही है, प्रोटॉन तो दोनों में 17-17 ही है, लेकिन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को, और 17 प्रोटॉन जब 18 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो वहां ईएनसी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं फर्स्ट, मोर प्रोटॉन्स अट्रैक्टेड द लेस इलेक्ट्रॉन, ईएनसी ज्यादा, लेस प्रोटॉन अट्रैक्टेड मोर इलेक्ट्रॉन, तो ईएनसी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका छोटा है, तो रेडियस डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय ईएनसी, जितना ई बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, साइज बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। इसी से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अक्ल लेकर हमने एक सीरीज बनाई, आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज, ऐसा जोन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता ही देता है, उसको लगता है पीरियोडिक से क्वेश्चन डालना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू नीट, आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज। कल परसों बच्चों से बात हो रही थी, when number of electrons are same in the atom or ions, electrons are same in the atoms or ions, तो आप उसको क्या बोल देते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आप नींद में हैं, पक्की बात, क्या आप रजाई में छिपे हुए हैं, कंबल में छिपे हुए हैं, यस और नो। ऐसा तो नहीं हो, झूठ, ये तो झूठ है, ये साफ झूठ है, ये तो साफ झूठ है, ये तो साफ झूठ है, साफ पता चल रहा है। तभी तुम अपने वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है, सर को पता चल जाएगा कि तुमने सिर्फ है, कर लो चैलेंज, साक्षी ने चैलेंज दे दिया आज ना। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, नींद नहीं आएगी ना फिर उससे। ये सुपर डाउन कंफर्ट है, लेकिन मैक्सिमम लर्निंग फेज है। लेकिन चलो रजाई में छिपकर भी सीख सकते हो, बट दिमाग ज्यादा होना चाहिए ना। तो सिर्फ अब बच्चे तो इस फेज में बैठे, सिर्फ मुंह दिख रहा था बस, बाकी सब ढका हुआ है। चलो, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास सेम, तो मैंने एक सीरीज बनाई, बच्चे ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले लिख दिया इस जगह पे एक ही पीरियड के लिखते हैं, यहाँ कार्बन लिख दिया, या नाइट्रोजन लिख दिया, या ऑक्सीजन लिख दिया, या फ्लोरीन लिख दिया, नियोन लिख दिया, क्लियर। और यहाँ सोडियम लिख दिया, या मैग्नीशियम लिख दिया, और यहाँ एल्यूमिनियम। चेक करना, इस पर -4, इस पर -3, इस पर -2, इस पर -1, ये 0, ये +1, ये +2, ये +3। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स चेक करें तो बहुत सारे बच्चे स्मार्ट हैं, सारे एक्टिव हैं, सबको पता है सबके इलेक्ट्रॉन्स 10-10 ही हो रहे हैं, 10-10। लेकिन ऊपर जो मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया था ना, E/Z वाला, उसको लगा के देखो, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो यही हुए ना 6 के रिस्पेक्ट में, E/Z रेशो। तो सबसे लार्जेस्ट कौन हुआ, अगर तुम्हें पता चल रहा है, जिसका E/Z रेशो बढ़ गया, E/Z रेशो, E/Z रेशो, E/Z रेशो, E/Z रेशो, E/Z, जहां E/Z रेशो ज्यादा है उसका साइज भी ज्यादा है। तुम्हें बताएगा लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट C-4, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2 एंड देन एल्यूमिनियम प्लस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलने ही मिलने हैं, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके अपने दिमाग में रखना, क्लियर, जिससे आप इस चीजों को समझ पाओ। अच्छा बताना, सीजियम बड़ा कि सीजियम प्लस बड़ा, सीजियम। क्लोरीन बड़ा या क्लोराइड बड़ा, ठीक
ठीक है, तो आप इन चीजों को समझ पा रहे हो, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ खास, बट मतलब इसमें मुझे और कुछ बताना पड़ेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको विजन की तरफ लेके आता हूँ। ये पेज आगे भेज रहा हूं भैया, ठीक है। वेरिएशंस की बात करूंगा बच्चे, वेरिएशंस ध्यान से सुनना। अगर कोई पीरियड की बात करें, अगर पीरियड की कोई बात करें तो जनरली एस और पी, अभी हम डी ब्लॉक के बारे में ज्यादा नहीं सीखेंगे, जनरली एस और पी के अंदर जनरली जो आपका रेडियस है, साइज है, अगर आप उसको कंट्रोल करो अपने फॉर्मूले से एन स्क्वायर बाय जेड, तो किसी पीरियड के अंदर ये तो बच्चे सेम ही पड़ा रहेगा ना। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे साथ आ जाओ। मैंने सबसे पहले कौन उठा लिया, लिथियम 1s2 2s1 सेकंड शेल है, बेरिलियम 1s2 2s2 सेकंड शेल है, 1s2 2s2 p1 सेकंड शेल है, क्लियर। 1 2 3 6 मैं p6 तक आ गया, शेल तो सेकंड ही चल रहा है, ठीक है ना। तो शेल जब सेम चलेगा, लेकिन जेड की वैल्यू तो सेम नहीं ना बच्चे, जिसको मैं जनरली ईएनसी बोलना ज्यादा पसंद करता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ये तो आपने अपने पीरियोडिक टेबल से पहले केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ है, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ईएनसी की वैल्यू, यहां कौन था, लिथियम, यहां कौन है, नियोन 3 था, यहां 10 हो गया, कौन, न्यूक्लियर चार्ज। तो ईएनसी की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रेडियस के बारे में आपका एक सिंपल सा स्टेटमेंट बता दो जो सुनने में अच्छा लगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट अबाउट द रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है बच्चे, व्हाट अबाउट द रेडियस डिक्रीजेस। तो लिथियम बड़ा है, हीलियम छोटा है, बोरोन और छोटा है, कार्बन और छोटा है, नाइट्रोजन और छोटा है, ऑक्सीजन और छोटा है, फ्लोरीन और नियोन में जब लड़ाई हुई तो नियोन में वैन डेर वाल्स रेडियस लगने की वजह से नियोन फ्लोरीन से बड़ा है, बस अपने पिछले मेंबर से बड़ा होगा। कोई ये सोच के ना बैठ जाना कि नियोन लिथियम से बड़ा होगा, नेवर। इवन अपने मोबाइल पे अगर यूज करते हो तो प्ले स्टोर पे जाना, एक पीटी करके, पीरियोडिक टेबल करके ना एक ऐप है, वहां से रेडियस सबकी चेक हो जाती है, वैन डेर वाल्स रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, पीटी करके लिखा हुआ, ब्लैक कलर का उसका इंटरफेस है, पीटी लिखा हुआ ऐसे करके ना, तो उसको डाउनलोड करके चेक करना, हर एक की रेडियस चेक करना, क्लियर, फ्री में मिल जाएगा वो। और उसके अंदर रेडियस चेक करोगे तो लिथियम का एटॉमिक, आयनिक, वैन डेर वाल्स सारी रेडियस दे रखी है। तो कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन से स्लाइटली नियोन लार्जर जरूर है, लेकिन इतना श्योर है कि लिथियम ही नियोन से बड़ा मिलेगा अपने सिर्फ पिछले मेंबर से। ये जो 7वां ग्रुप है, इससे 8वां ग्रुप बड़ा है, बस इतनी बात समझ लिया। तो ये अप्रोच अगर आपके दिमाग में बैठी, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी मैं डी का नाम नहीं ले रहा, अभी मैं एफ का नाम नहीं ले रहा, लेंथ एंड कंट्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बातें पड़ी हैं हमारे पास, लेकिन अभी पीरियोडिक टेबल में उसके बारे में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं आपके असाइनमेंट बुकलेट में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जानबूझकर नहीं मिलेंगे, नहीं तो सब कचरा हो जाएगा। यहां चलते ग्रुप के अंदर, ग्रुप में ड्यू टू इंक्रीजिंग शेल, ड्यू टू इंक्रीजिंग शेल, ड्यू टू इंक्रीजिंग शेल साइज के बारे में आप अपनी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दे दो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हीलियम से नियोन बढ़ा है, नियोन से एआर बढ़ा है, एआर से केआर बढ़ा है, केआर से एक्सी बढ़ा है, एक्सी से आरएन बढ़ा है, आरएन से यूयूओ बढ़ा है। सिमिलरली फ्लोरीन से क्लोरीन बढ़ा है, क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन बढ़ा है, आगे एसिटिलीन है, मैं लिख नहीं रहा, रेडियो एक्टिव है, क्लियर। ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सिलीनियम, सिलीनियम से टेल्यूनियम। अब सोचो ये बातें आपको पढ़नी है, चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो कहीं से भी सीख के चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे, पीरियोडिक टेबल से सीख लो। अब मैं ऐसी फर्स्ट डे में बात कर लूं, फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे मतलब एल्कलाइन मेटल्स, लिथियम से बड़ा सोडियम, से बड़ा पोटेशियम, से बड़ा रुबिडियम, से बड़ा सीजियम, से बड़ा फ्रेंचियम। कोई सेकंड डे की बात कर ले, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बेरिलियम से मैग्नीशियम, से बड़ा कैल्शियम, से बड़ा स्ट्रोंशियम, से बड़ा बेरियम, मुझे लगा कोई नाम बोलेगा एलिमेंट का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
तो कोई भी यहाँ फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, नोबेल गैसेस में, हैलोजेंस में, ऑक्सीजन फैमिली में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, बढ़ रहे हैं। और वजह बता दो, इंक्रीजिंग शेल, वजह बता दो, इंक्रीजिंग शेल, वजह बता दो, शेल इंक्रीज करना। लिथियम और नियोन में शेल का फर्क है। लिथियम जो हीलियम में 1s2 है और नियोन के बाद 2 है, आर्गन के बाद 3 है और Ar के बाद 4 है, जिनोन के बाद 5 है, रेडोन के बाद 6 है और यूयू के आगे 7 है और आउटर मोस्ट में 7 है। सीधे सीधे शेल बढ़ रहे। ठीक है जी। चलो, मैंने एक्सेप्शनल केसेस वाला ग्रुप नंबर 13 उठाया नहीं है, जानबूझ के नहीं उठाया, वो पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे जाकर, वह टाइम होगा हमारे पास। लो जी, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं किस तरफ, ध्यान से सुनना। एक हल्का सा स्क्रीनिंग को समझ लो। कई बार बच्चे पूछ रहे होते हैं सर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पता तो आपको क्लियर। ये मेरे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, क्लियर है। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स का बाहर के शेल पे लगने वाला रिपल्शन है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला रिपल्शन है। न्यूक्लियस, शेल, शेल, वन मोर शेल। ठीक है बच्चे, इसने इसको सीधा सीधा रिपेल किया, रिपेल किया, इसने इसको भी रिपेल किया। तो इन रिपल्शंस को ही आप लोग क्या बोल रहे हो, इन रिपल्शंस को ही आप क्या बोल रहे हो, इन रिपल्शंस को ही आप क्या बोल रहे हो। These repulsions are known as the screening। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बचाना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बचाना, इलेक्ट्रॉन को बचाना, उसको क्या बोल देते हो आप लोग, स्क्रीनिंग, शील्डिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे स्मार्टली आंसर दे पाएंगे। अगर मैं आपसे शील्डिंग स्क्रीनिंग की बात करूं तो ये साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा या डायरेक्टली, क्या सोचते हो? रिपल्शन लगा ऐसे, रिपल्शन लगा ऐसे, कुछ बाहर की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो स्क्रीनिंग पुश कर करके साइज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है जी। अच्छा, किसी के साथ ईएनसी भी पूछ लिया, वो तो पता ही है आपको वैसे। ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है और ये आपके पास एग्जैक्टली अट्रैक्शन है। रिपल्शन साइज को बाहर भेजेगा और अट्रैक्शन साइज को अंदर खींचेगा। रिपल्शन साइज को बाहर भेजेगा, अट्रैक्शन साइज को अंदर खींचेगा। अब मैं 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लूं बच्चे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर। क्योंकि मुझे लगता है क्लास कितने बजे बंद हुई आपकी, 10:55 पे ना, तो 22 मिनट है मेरे पास एग्जैक्टली, हाँ या ना। रेडियस के बारे में, ग्रुप के बारे में, पीरियड के बारे में, 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर कैसे रखने, इसके बारे में जानकारी आपको लगी होगी। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन में टाइम नहीं खराब करना, जैसा मैं लिख रहा हूं उसको समझना। मान लो मैंने यहाँ एम लिख दिया, मेटल, और यहाँ गैस लिख दिया और यहाँ आइसोलेटेड लिख दिया। जब मैं थर्मो करवा रहा था ना एक बैच के अंदर, तो मैंने उनको आइसोलेटेड सिस्टम समझाया था। इसका मतलब क्या होता है, अपने पड़ोसियों से कोई बात नहीं है, मतलब नो इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग्स। जो कुछ है खुद है, अपने पड़ोसियों से इसका फुल फ्लैश लड़ाई झगड़ा हो रखा है। तो डेफिनेशन में बनाऊंगा, पहले सुन लो। यहां M+ बन गया, यहां इलेक्ट्रॉन निकल गया, और सोचो न्यूक्लियस के अगेंस्ट, न्यूक्लियस के अगेंस्ट, न्यूक्लियस के अगेंस्ट जाके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, न्यूक्लियस के एंटी जाके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। इस पूरे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट एंडोथर्मिक,
मुझे तो फिर याद आ गया कि मैंने ही तुम्हें बताया था चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन क्या बनी, लिखना मत, यहीं से निकालेंगे डेफिनेशन। क्लियर? एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और एलिमेंट। एक बार फिर, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कर रखा हमने तो यार, तुम तो बहुत लकी बंदे हो यार, तुम्हारे पास तो मटेरियल ही बहुत अच्छा है, रेफरेंस वाला मटेरियल। अगर वहां आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन को उठा के सीधा इनफाइनाइट पे नहीं फेंक देते हम लोग। और आपको याद है वो माइनस से प्लस हो गई थी, हमें तो मैथमेटिकल डेटा भी पता है उसका। तो रेफरेंस लोगों कितना बढ़िया है तुम्हारे पास, तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी बनते हो यार। तुम्हें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने को मिल गया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने को मिल गया, इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, गलती से लूज मत करना इनको, बहुत रेफरेंस मटेरियल है तुम्हारे पास। तो अगर मैं इसी m प्लस गैस को m+2 गैस में बदल रहा हूं तो अब तो और ज्यादा जोर लगेगा, अब तो और ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अगर मैं किसी भी m प्लस को m+2 गैस में बदल रहा हूं तो मैं किसी केटायन के अगेंस्ट जा रहा हूं, किसी केटायन के अगेंस्ट जा रहा हूं। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं से कोई बोलेगा डेल्टा H1 डेल्टा H2 एंड कंजक्टिव सक्सेसिव डेल्टा H3 डेल्टा H4, यहां इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहां से हुआ, जरा मेरे को सुन रहे हो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल स्पीसीज। यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोकेटायन, यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाइकेटायन, यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्राइकेटायन। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 डेल्टा H4 में ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से? अब इस दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, 118 जैसे मान के चलते कि हमें पता है, क्लियर, कोई भी एलिमेंट हो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज 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 ज्यादा ही होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेकंड चाहे 1 किलो जूल ज्यादा हो, सेकंड चाहे 1 किलो जूल ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा तो होगी। थर्ड कितनी भी ज्यादा हो लेकिन ज्यादा तो होगी। तो कंजक्टिव और सक्सेसिव वैल्यूज आर ऑलवेज इंक्रीजेस। सर वजह नीचे लिख तो दी, मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम्हारे लंबे लंबे नोट्स बने, सिंपल स्टेटमेंट पढ़ो आंसर आ जाए, डेफिनेशन भी नहीं लिखवाई, बस सिंपल एक लाइन लिखवा दी, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन isolated gaseous atom or system that is known as the ionization energy। पहला इलेक्ट्रॉन निकालो पहली आयोनाइजेशन, दूसरा निकालो दूसरी, तीसरा निकालो तीसरी, चौथा निकालो चौथी, पांचवा निकालो पांचवी, सिंपल सी कहानी। लो जी, इसकी यूनिट क्या होगी भाई? जो एनर्जी की यूनिट होती है, तुम बच्चे तो सारे स्मार्ट हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया हुआ है, या किलो कैलोरीज पर मोल भी हो सकती है, ईवी पर एटम भी हो सकती है। हमारे पास तो ढेरों यूनिट्स है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा होता तो मुझे डर लगता बताते हुए आपको, अब तो कोई डर भी नहीं लग रहा, आप तो समझ ही पा रहे हो सारी बातों। लो जी, अब तुम्हारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर और समझाने वाली बात क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। लो जी, सबसे पहली बात साइज। अच्छा, साइज का स्क्रीनिंग से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। स्क्रीनिंग और साइज में ईएनसी का क्या रिलेशन है? इनवर्स। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना और समझना, मैंने जानबूझ के ना वही कह रहा हूं, मैं पेज नहीं बढ़ा रहा, मैं थ्योरम एक ही लाइन में सारी बातें लिख रहा हूं। अगर किसी का ईएनसी बढ़ गया, इफ द ईएनसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंक्रीजेस, अगर किसी का ईएनसी बढ़ गया तो उसका न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बढ़ जाना है। तो अगर न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन है। अगर किसी को ईएनसी को फिर डिफाइन करना हो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस
और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। आपको कोई चीज बहुत बढ़िया लगती है मान लो, और उसको मैंने छुड़वाना है आपसे, क्लियर। मान लो आपको कोई भी चीज बढ़िया लगती है, आपको छुड़वाना है, उससे छुड़वाना है, अलग अलग करना है, तो भाई मेरे को बहुत जोर मारना पड़ेगा उसके लिए। वही तो कह रहा हूँ, ईएनसी किसी का ज्यादा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ईएनसी मोर, आयोनाइजेशन एनर्जी मोर, ईएनसी मोर, आयोनाइजेशन एनर्जी मोर, ईएनसी मोर, आयोनाइजेशन एनर्जी मोर। तो अगर साइड से स्क्रीनिंग से कोरिलेट किया तो बस हो गया अपने आप की बाय डिफॉल्ट। सेकंड नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। NS2, NS2 NP3, NS2 NP6, क्लियर। ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस है जो हाईली सिमेट्रिकल है। ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस है जो हाईली सिमेट्रिकल है। ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस है जो हाईली सिमेट्रिकल है। और इतने खतरनाक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है, इतने डेंजरस सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है, इतने डेंजरस, तो इनसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। मैं ऐसे पूछूं बच्चे, अभी आप रजाई में बैठे हो, मान लो आपको भी नहीं बैठे, मान लो बैठे, ठीक है, तो आप उस सिमेट्रिकल फील्ड में बैठे हो, आप स्टेबिलिटी जोन में बैठे हो, और कोई आपकी रजाई उड़ा दे, तो मम्मी आए, मम्मी कहाँ बैठा है, तो ऐसे पढ़ाई होती है, कोई आपकी रजाई खींच के साइड में कर दी, तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? सच बताना, बिल्कुल दिमाग से बताना। घटेगा ना, गुस्सा आएगा ना, तो ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, सही तो पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ के देख लो ठंड में बैठ के, तो ऐसी सी बातें बोल दोगे जो मम्मी से बोल सकते हो, पापा से शायद कभी बोलते हो, ऐसी बातें ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब आप स्टेबिलिटी हाफ और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जब आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो मतलब स्टेबल हो, स्टेबल हो, छेड़ के देखो किसी स्टेबल बंदे को, पता चल जाएगा, क्लियर ना। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाना है बच्चे, डिफिकल्ट। और जैसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हुआ, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जहां भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, जहां भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, वहां आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जानी है बच्चे, बढ़ जानी है। बताओ जी, कोई डाउट हो तो। अब मैं इसके अंदर थर्ड नंबर पे जाकर सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स में लगने वाला पेनिट्रेशन इफेक्ट बता रहा हूं। किसी को पेनिट्रेशन वर्ड कम समझ में आता है, तो मैं उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा वर्ड अपनाऊं, क्लोज टू न्यूक्लियस, क्लियर। न्यूक्लियस से विसिनिटी, न्यूक्लियस के पास। मान लो किसी का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, मान लो किसी का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, मान लो किसी का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो उसका न्यूक्लियस से नजदीकियां बहुत ज्यादा, उसकी न्यूक्लियस से नजदीकियां। और ये ना लिमिटेड सा इफेक्ट है, ये ओवरऑल इफेक्ट नहीं है, ये लिमिटेड सा इफेक्ट है। तो लगता कहां पर है, बोरोन बेरिलियम, बेरिलियम बोरोन, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, बस इससे ऊपर सोचना भी मत। इन चार एलिमेंट के लिए हमने अलग से पूरा एक फैक्टर बना दिया, लिमिटेड इफेक्ट है ये कोई ओवरऑल पीरियोडिक टेबल पे नहीं लगता। चेक कर लीजिए, मेरे पास लिथियम बेरिलियम बोरोन, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ये पिछली 5 साल के पेपर में आया हुआ है, क्लियर ना। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एनियन। उसने कहा ऑर्डर बताओ, मैंने कहा जी किसका ऑर्डर बताएं, कहते आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का। मैंने कहा पहले एक्सपेक्टेड बता दूं, एक्सपेक्टेड, कहते चलो एक्सपेक्टेड ही बता दो। मैंने कहा जी ईएनसी बढ़ता जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को मैंने रेडियस में सिखाई था पीछे, देखो ईएनसी बढ़ता जा रहा है तो साइज घटता जा रहा है। तो बच्चों को ईएनसी बेसिस पे अगर आंसर दूं विद रिस्पेक्ट टू ईएनसी, एक्सपेक्टेड आंसर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, सीधा आंसर। उसने कहा ना ये नहीं है, इन दो जगहों पे और
इन दो जगहों पे करप्शन हो गया, रूल बदल गया इन दो जगहों पे। कैसे? सुनो, लिथियम, अब मैं एक्चुअली लिथियम से ज्यादा बोरोन देन बेरिलियम। सर आप रीजन नहीं बता रहे, रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1s2 2s2 p1, 1s2 2s2। कोई बच्चा कहता है यहां स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फुल लगा दो, मैंने नीड ही नहीं है, पेनिट्रेशन से काम चल जाएगा। अगर कोई मेरे से पूछेगा, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस के पास कौन है, आप, फिर मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रखा है आपने, न्यूक्लियस के पास कौन है, 2s या 2p, सही सही बताना भाई। हाँ क्लियर, इट इज क्लोज। तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या हो गया, ज्यादा। तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कंपेरेटिवली इजी रिमूवल है यहां से। चलते चलते पहला एक्सेप्शनल केस, जबकि मैं इसको एक्सेप्शनल नहीं बोलता, मैं इसको एग्जैक्टली लॉजिकली बोलता हूं, लॉजिक से ही तो चला। बोरोन बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बेरिलियम में से डिफिकल्ट हो रखा है, क्लियर। उसके बाद कार्बन अपने ट्रेंड पे, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर पलटी मार गया। उसने कहा ये गड़बड़ क्यों हुई, उसके पीछे तो मैं नहीं बता रहा, आप रीजन बताओ। परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा किसका हो गया, नाइट्रोजन का। और ये नीट का क्वेश्चन है। लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन की जगह बोरोन बेरिलियम, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अब इसी के नीचे एक और लिख रहा हूं, मान लो 2021 का क्वेश्चन पेपर आ गया, तो यहां सोडियम, यहां एल्यूमिनियम, यहां मैग्नीशियम, यहां पे सिलिकॉन, क्लियर। इस जगह पे सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड एआर। ऊपर की लिटरली नकल कर ली मैंने, ऊपर की लिटरली नकल कर ली मैंने। कौन सी नकल कर ली, यहां पलटी बर्बादी और यहां पलटी बर्बादी। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, क्लियर, ये हमारे लिए फ्यूचर नीट पे क्वेश्चन बन सकता है। बोलो भी बोलो। हे महान आत्माओं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, ठीक है। तो नीट का क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, क्यों गड़बड़ घोटाला हुआ। पेनिट्रेशन का मतलब भी समझा दिया आपको कि पेनिट्रेशन का मतलब है जितना न्यूक्लियस के पास से निकालोगे इलेक्ट्रॉन, क्लियर, उतना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन पेनिट्रेशन कोई ओवरऑल पीरियोडिक टेबल पे वर्किंग फैक्टर नहीं है। ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल पे वर्किंग फैक्टर नहीं है। ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल पे वर्किंग फैक्टर नहीं है। अगर आप मेरे को सुन पा रहे, ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल पे वर्किंग फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर काम करता है सिर्फ और सिर्फ, ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, ओनली एंड ओनली बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बस 4 एलिमेंट पे काम कराओ और छुटकारा। बोलो जी। ग्रुप में पता है आयोनाइजेशन एनर्जी का कैसे चेंज होएगा? हाँ क्लियर। एक्सेप्शन केस को अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और पीरियड में जनरल लैंग्वेज बोले, जनरल जनरल इन जनरल, तो क्या करेगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। इन जनरल, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, इन जनरल। क्योंकि ऊपर समझा दिया ना, तो आपको इन जनरल में बात कर सकते हो। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज, और पीरियड में क्या कर रही है, इंक्रीज। बोलो जी। अब इसके बाद ना सेकंड एंड थर्ड मतलब सक्सेसिव अगर कंपेयर करनी हो, तो मैं तो एक सिंपल सा आइडिया देता हूं बच्चों को। अगर आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज IE2, IE3, IE4 कंपेयर करने, क्लियर ना, तो आपको एक सिंपल सा आइडिया दिखना पड़ता है, C इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस, बस
बस सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखना है और कुछ नहीं देखना। जैसे सोडियम, सोडियम प्लस, सिमिलरली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2, चलो इसको भी लिख देते हैं सोडियम प्लस 2। ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s1, फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा हुआ है, ये नियोन, और ये फ्लोरीन जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। हाँ जी, तो कोई बताएगा सोडियम से सोडियम प्लस में जाना IE1, और सोडियम प्लस से सोडियम प्लस 2 में जाना I2, इसका वैल्यू एक्सट्रीमली हायर होना चाहिए I2 का। कारण समझ गए ना बच्चे, आपको पीछे बताया था अभी, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, नॉट ओनली हायर इज वेरी हायर। और ऐसे में आपसे Mg प्लस, ये नियोन 3s2 है, इसके बाद नियोन 3s1 है, और यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या है नियोन का, तो कोई बताएगा कि IE1 है और ये IE2 है, तो IE1 I2 में से I2 ज्यादा तो है ही, I2 इज ऑलवेज ग्रेटर, लेकिन इसका जो गैप है यहां मच हायर वैल्यू है, जबकि यहां सिर्फ हायर वैल्यू है। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। क्लियर? मेरा क्वेश्चन क्या है, IE1, IE1, IE2, IE2, क्वेश्चन क्या है, सोडियम के रेफरेंस में और मैग्नीशियम के रेफरेंस में। क्लियर? और सोडियम के रेफरेंस में और मैग्नीशियम। अब आप अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हो तो क्या है, दोनों के IE1 कंपेयर करो और दोनों के IE2 कंपेयर करो। वापस सुनो, सोडियम से सोडियम प्लस गए, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस गए, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए दोनों के IE1 में? और वैसे भी तो बच्चे लेफ्ट से राइट जाके आई बढ़ती है ना। तो अगर मैं सोडियम मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना औखा है, डिफिकल्ट है, सोडियम का आसान है। अच्छा, मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम के कंपैरिजन में आसान है। लो जी, अब शायद आप एग्जैक्टली बात को पकड़ पाए हो। नहीं समझे तो मैं आपके साथ हूं, आप मेरे से लड़ाई कर सकते हो। बच्चे देखो, एक सिंपल सी बात है, मैंने एक लाइन लिखी थी पीछे, अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन रहे थे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जितनी भी आपके पास सक्सेसिव वैल्यूज हैं वो ऑलवेज क्या होंगी, ग्रेटर देन टू प्रीवियस वैल्यू होंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे 1 किलो जूल ज्यादा हो, होएगी तो ज्यादा ही, क्योंकि तुम न्यूट्रल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हो, फ्रॉम मोनोकेटाइन, मोनो से कंपैरिजन में कहां से निकालते हो, डाइकेटाइन। तो एनर्जी तो बढ़नी बढ़नी है, उसको तो रोक ही नहीं सकता। गैप लेस मोर हो सकता है, लेकिन एनर्जी तो ऑलवेज बढ़नी बढ़नी है। इसको तो तुम भूल ही जाओ कि I2 इज लेस देन I1, भूल जाओ, मतलब सपने में भी नहीं आना चाहिए कि I2 इज लेस देन I1, सपने में भी नहीं आना चाहिए बात। क्योंकि तुम किसी न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो I1 है, और मोनोकेटाइन से निकालते हो तो I2 है। ये तो नींद में भी नहीं आना चाहिए, सपने में भी नहीं आना चाहिए कि सक्सेसिव वैल्यूज घट रही है, नेवर। रीजन है, लॉजिक है हमारे पास, लॉजिक है हमारे पास। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बात करो। अब ना इसको यूज करके ना, इसको यूज करके आयोनाइजेशन एनर्जी को यूज करके, क्लियर, आप ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर उसका ग्रुप प्रिडिक्ट कर सकते हो। कल परसों हमने पेपर में बच्चों के क्वेश्चन डाला था, कल शाम को, हाँ कल शाम को ही क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। तो IE1, IE2, IE3, क्लियर, IE4, IE5, क्लियर, ऐसे करके ढेरों वैल्यू दे रखी थी। 5 वैल्यूज में ना
ये मान लो 5 ईवी लिख दिया, ये 10 ईवी लिख दिया, ये 15 ईवी लिख दिया और ये लिख दिया 250 ईवी। तो मैंने समझ लिया कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव, यस, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव, यस, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव, यस। अब यहां अगला रिमूवल, अगर किसी की I4 ज्यादा है, आप समझते हो, I1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, I2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, I3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, I4 मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन, I4 मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या आ गया, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते उसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। आप समझते हो, I1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, I2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, I3 रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, I4 रिमूवल ऑफ फोर्थ। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाए तो उसका मतलब आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स, आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ग्रुप का मेंबर हो गया थर्ड का। इसको देखकर मुझे शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कौन से ग्रुप का मेंबर है। ये बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम वाले ग्रुप का मेंबर है। अगर केमिकल बॉन्डिंग लगाकर इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ ले, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ ले, तो एल्यूमिनियम या एलिमेंट लिख दो और यहां O लिख दो। O का चार्ज क्या होता है, -2 जनरली, इसका क्या बन गया, +3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A2O3। ये तो कोई भी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक की मिक्सिंग करके अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। आप इस बात को समझे कि किसी का अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाए तो फर्स्ट डे का मेंबर हो जाएगा, किसी का थर्ड निकालना मुश्किल हो सेकंड डे का मेंबर हो जाएगा, किसी का फोर्थ निकालना मुश्किल हो जाए तो थर्ड डे का मेंबर हो जाएगा। सुनो, किसी का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट हो जाए मुझे लगा आप समझे नहीं, परफेक्ट है, क्लियर। किसी का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए तो फर्स्ट डे, क्लियर। किसी का थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए सेकंड डे, किसी का फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए तो ये थर्ड है। तो ये तो किया था मैंने। चलो जी, आज की क्लास 2 मिनट ऊपर चली गई है। एक मेरे पास फिर भी, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा दे दिया ना मैंने, इसलिए, नहीं तो मुझे लगा था मैं खत्म कर दूंगा। मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बहुत बड़ा गेम बचा नहीं है। 20 मिनट चाहिए होंगे, तब तक आप तैयारी करके रखो बच्चे ना।